हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद नितिन में। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट जो हमारी सीरीज चल रही है एनक्लेक्स क्रैश कोर्स सीरीज। उसके अंदर हमने 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है अभी तक। तो काफ़ी ज़्यादा प्यार आपने इस चैनल को दिखाया है और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है और काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइब भी किया है। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। हमने 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था, अब हम डिस्कस करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन से लेकर और 75 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ने वाले हैं। 25 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे हम, जो आपके सामने स्क्रीन पर ये रहे, जो कि एग्जाम के अंदर नॉर्थ सेट के अंदर पूछे जाएंगे। बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की। द क्लाइंट इज रिसीविंग पेरिटोनियल डायलिसिस। एक क्लाइंट है जो पेरिटोनियल डायलिसिस रिसीव कर रहा है, यानी कि एक पेशेंट है जिसको पेरिटोनियल डायलिसिस होना है, ठीक है, या फिर हो रहा है। इफ द डायलिसेट रिटर्न्स टू क्लाउडी, अगर जो डायलिसेट है उसका कलर क्लाउडी आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, पेरिटोनियल डायलिसिस करना पड़ता है जब अगर पेरिटोनियल कैविटीज के अंदर ज़्यादा फ्लूइड भर जाता है। तो जो क्या है, आपके पेरिटोनियल फ्लूइड को, एक्सेस पेरिटोनियल फ्लूइड भरने की वजह से आपको बाहर निकालना पड़ता है उसको डायलिसिस के माध्यम से। जिस प्रकार से इम्प्योर ब्लड होता है ना, उसको हीमोडायलिसिस कराते हैं, इसी प्रकार से पेरिटोनियल कैविटीज के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड भर जाता है ना, असाइटिस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, आपको उस फ्लूइड को बाहर निकालना होता है, उस पानी को बाहर निकालना होता है। उसको बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। अब जो डायलिसेट है उसके अंदर जो कलर है, ठीक है, अगर उसका कलर क्लाउडी कलर का आने लग जाए, अगर जो कलर है डायलिसेट का वो क्लाउडी कलर का हो, यानी कि जैसे बादल का कलर होता है ना, वैसा ही कलर आने लग जाए, तो इसका मतलब क्या होता है। ये प्रश्न इससे पूछा था कि नर्स को क्या करना चाहिए जब अगर डायलिसिट का कलर जो है क्लाउडी आने लग जाता है। तो वही चीज़ में पूछी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो ऑप्शन को करेक्ट तरीके से पढ़ना जरूरी है। इसमें पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, पहला ऑप्शन कह रहा है कि डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग। अगर ये डॉक्यूमेंट कर, कुछ ही नहीं करना है आपको, सिर्फ डॉक्यूमेंट कर देनी है फाइंडिंग। जो भी कलर दिखाई दे रहा है आपको उसको लिख देना है कि भाई इस प्रकार का कलर है। सेकंड ऑप्शन है सेंड द स्पेसिमेन टू द लैब। जो स्पेसिमेन है उसका, उसको लैब के अंदर भेजिए, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कराइए। थर्ड है कि यूरिन को स्टेन कीजिए। और फोर्थ ऑप्शन है कि आप सीबीसी कराइए उस पेशेंट का। तो दोस्तों आप ध्यान रखना, आप सभी को इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका बी। अब बी क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है डायलिसेट का कलर अगर क्लाउडी कलर का आता है तो वो किसको इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है इन्फेक्शन को। किसको इंडिकेट करता है, कि आपके जो पेरिटोन कैविटी के अंदर इन्फेक्शन हो चुका है ना। तो ये जो प्रेजेंस होने की वजह से इन्फेक्शन को ये शो करेगा। अब आपको डॉक्यूमेंट नहीं करना है, इस फाइंडिंग को ध्यान रखना, और स्टेन कराने की जरूरत नहीं है, सीबीसी कराने की जरूरत भी नहीं है। ये मतलब आप पता लगा सकते हैं इससे ही कि भाई इन्फेक्शन हो चुका है। इस तरीके का कलर आपको दिखाई दे रहा है, क्लाउडी कलर अपीरियंस हो रहा है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 52 नंबर प्रश्न की। द क्लाइंट विथ सिरोसिस ऑफ लीवर इज रिसीविंग लैक्टोलोस। एक क्लाइंट है लीवर सिरोसिस का, है ना, उसको क्या, कौन सी दवा चल रही है, लैक्टोलोस सिरप चल रही है। क्या चल रही है, लैक्टोलोस सिरप चल रही है। द नर्स इज अवेयर डेट द रैशनल ऑफ द ऑर्डर ऑफ लैक्टोलोसिस। तो नर्स को ये पता होना चाहिए कि जो पेशेंट, जो लीवर सिरोसिस का पेशेंट है, उसको लैक्टोलोस सिरप क्यों चलाई जा रही है, लैक्टोलोस क्यों दी जा रही है उसको। तो दोस्तों इसके ऑप्शन क्या है, टू लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्या लैक्टोलोस लेने की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम रखा जा सकता है, या फिर यूरिक एसिड के लेवल को कम करने के लिए आप लैक्टोलोस देते हैं, या फिर अमोनिया के लेवल को कम करने के लिए आप लैक्टोलोस देते हैं, या फिर क्रिएटिनिन के लेवल को कम करने के लिए लैक्टोलोस दिया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, जो ये अमोनिया है ना, अमोनिया, ये अमोनिया को कम करने के लिए आप लैक्टोलोस सिरप देते हैं। क्यों देते हैं, लैक्टोलोस जो है ऐसे क्लाइंट को दी जाती है जिसके अंदर लिवर सिरोसिस हो, ठीक है, या फिर अमोनिया का लेवल बढ़ा हुआ हो, ठीक है, अमोनिया का लेवल क्या हो, इंक्रीज हो, उनको दी जाती है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है, अमोनिया का लेवल बढ़ने की वजह से लगातार लीवर पर प्रेशर बढ़ता है, और अमोनिया की वजह से क्या है, फ्रूटी ऑर्डर ब्रीथ भी आपको देखने को मिलती है। ये भी एक साइन है इसका। तो अमोनिया के लेवल को कम करोगे जितना, उतना ही लीवर को आराम मिलेगा और लीवर सही होगा। तो इस वजह से आप क्या करते हैं, आप लैक्टोलोस सिरप देते हैं, ताकि अमोनिया का लेवल जो बढ़ा हुआ है उसको कम किया जा सके। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। द क्लाइंट विद डायबिटीज, द क्लाइंट विद डायबिटीज इज प्रिपेयरिंग
फॉर डिस्चार्ज। एक डायबिटीज का पेशेंट है, ठीक है, उसको क्या किया जा रहा है, डिस्चार्ज के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। ड्यूरिंग डिस्चार्ज टीचिंग, डिस्चार्ज के दौरान जो टीचिंग देते हैं आप पेशेंट को, उसके दौरान द नर्स इज असेस द क्लाइंट एबिलिटी टू केयर फॉर हिमसेल्फ। नर्स ये बता रही है पेशेंट को किस प्रकार से आप अपनी ध्यान रख सकते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट जो क्लाइंट को बता रही है नर्स, है ना, द स्टेटमेंट मेड बाय द क्लाइंट वुड इंडिकेट ए नीड ऑफ फॉलो अप एंड आफ्टर टीचिंग। मतलब कौन सा, देखिए क्या हुआ, डायबिटीज वाला पेशेंट था, डिस्चार्ज के दौरान नर्स ने उसको समझा दिया कि आपको किस प्रकार से आपकी केयर करनी है। अब क्लाइंट ऐसी कोई ऐसा वर्ड बोलता है, ऐसी चीज बोलता है जिससे ये आपको क्या पता लगता है कि क्लाइंट को और भी ज्यादा चीज समझाने की जरूरत है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका आई लिव बाय माई सेल्फ, मैं खुद से अपना ध्यान रख लूंगा। आई हैव ट्रबल सीइंग, मुझे देखने में दिक्कत हो रही है। या फिर आई हैव ए कैट, मेरे पास एक बिल्ली है जो मेरे साथ रहेगी। और या आई यूजुअली ड्राइव माई सेल्फ टू द डॉक्टर, मैं खुद जाऊंगा ड्राइव करके डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो इसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहली बात तो सबसे पहले इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। बी आंसर क्यों होगा ये मैं आपको बताता हूँ। पेशेंट कौन सा है, डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। डिस्चार्ज टीचिंग हो रही है, ये भी इंपॉर्टेंट बात। डायबिटीज वाले पेशेंट को क्या होता है, ट्रबल होता है, मतलब कि देखने में ट्रबल होता है, ठीक है। डिस्चार्ज वाले पेशेंट को, डायबिटीज वाले पेशेंट को देखने में ट्रबल होता है, और उनकी जो लैक ऑफ एक्यूटी है, मतलब लैक ऑफ एक्यूटी होता है, सही से देख नहीं पाते, ठीक है, धुंधलापन दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और इसको सही करने के लिए इंसुलिन दी जाती है, आप सभी को पता है इंसुलिन दी जाती है, ठीक है। इसलिए पेशेंट को कभी भी ऐसा नहीं कहना कि है ना, पेशेंट आई हैव ट्रबल सीइंग, मतलब पेशेंट ऐसा बोल रहा है कि मुझे देखने में समस्या हो रही है। तो आप जब इंसुलिन ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और ऐसे वाले पेशेंट जो कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट है, इनकी विजुअल एक्यूटी के अंदर दिक्कत आती है, थोड़ा इनको धुंधलापन दिखाई देता है, ठीक है, जैसे जैसे इनको इंसुलिन चलता है, ठीक है। इसलिए फॉलोअप की नीड की आवश्यकता होती है जब भी ट्रबल सीइंग देखने को मिलेगा, ठीक है। आई हैव ट्रबल सीइंग, ठीक है, नीड टू फॉलो अप आफ्टर डिस्चार्ज, ठीक है। चलिए ये था बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट 54 नंबर प्रश्न की। द क्लाइंट इज रिसीविंग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, एक क्लाइंट है जिसको क्या चल रहा है, टीपीएन चल रहा है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन चल रहा है, यानी कि बाहर से आप पेरेंटल रूट के माध्यम से फ्लूइड दे रहे हैं। तो कौन सा लैब का टेस्ट ऐसा होगा जो कि इवेलुएट करना जरूरी है जब भी आप किसी पेशेंट को टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, क्या वो हीमोग्लोबिन लेवल का चेक करते रहना है, क्या वो क्रिएटिनिन लेवल का चेक करते रहना है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल चेक करते रहना है, या फिर ब्लड काउंट, वाइट ब्लड सेल्स का लेवल काउंट करते रहना है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आंसर क्या हो जाएगा, जब भी आप किसी पेशेंट को टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि पेशेंट के अंदर ब्लड ग्लूकोज का लेवल देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि टीपीएन सॉल्यूशन में लार्ज अमाउंट में क्या पाया जाता है, लार्ज अमाउंट में ग्लूकोज पाया जाता है, लार्ज अमाउंट में ग्लूकोज आप पेशेंट को देते हैं, क्या देते हैं, लार्ज अमाउंट में ग्लूकोज देते हैं। इसलिए अगर पेशेंट के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया ना हो, उससे बचाव के लिए आप ब्लड ग्लूकोज का लेवल चेक करते रहते हैं। या फिर आप ये भी देखते हैं कि भाई कम मात्रा में गया तो हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। द क्लाइंट विथ मायोकार्डियल इन्फाक्शंस कम टू द नर्स स्टेशन स्टार्टिंग दैट ही इज रेडी टू गो होम बिकॉज देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ हिम, विच डिफेंस मैकेनिज्म इज द क्लाइंट यूजिंग। एक किसका पेशेंट है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन एमआई का पेशेंट है। वो नर्स के पास आता है और कहता है कि मुझे घर जाना है क्योंकि मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसलिए मुझे घर जाना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, अब मैं जाना चाहूँगा। तो कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग क्लाइंट इस वक्त कर रहा है, डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है खुद को बचाव के लिए, ठीक है, किसी भी चीज़ को नकारने के लिए अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो डिफेंस मैकेनिज्म उस परिस्थिति को कोप अप करने के लिए इस काम में ली जाने वाली एक मैकेनिज्म होती है। तो इसमें क्लाइंट किस प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म अपना रहा है, क्या वो रैशनलाइजेशन कर रहा है, क्या वो बहाने लगा रहा है, या फिर वो कोई डिनाइल मोड पे है,
क्या वो किसी पे आरोप प्रत्यारोप कर रहा है या फिर कन्वर्जन डिसऑर्डर है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऐसा पेशेंट जो कह रहा है नर्स को कि मुझे एमआई हुआ है, जो पेशेंट है उसको एमआई है, लेकिन वो मानने को रेडी नहीं है और कह रहा है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे घर जाना है। तो ऐसा पेशेंट क्या कर रहा है, अपनी सच्चाई से भाग रहा है दूर और नकारात्मक बातें कर रहा है, डिनाइल मोड पे है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है। तो ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म होता है, यानी कि किसी भी बात को सिरे से नकार देना, ये होता है डिनाइल मैकेनिज्म। एक आपने कॉल्बल कोबलर रोज की थ्योरी पढ़ी होगी, डाबड़ा। ठीक है, डाबड़ा, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, ग्रीफ ग्रीफ के अंदर थ्योरी पढ़ी होगी, ग्रीफ। इसके अंदर ये डिनाइल मोड पे आती है। जब भी किसी के साथ कोई दुखद घटना होती है तो सबसे पहले व्यक्ति डिनाइल मोड में आता है। ठीक है, फिर गुस्सा करता है, फिर बार्गेनिंग करता है, फिर वो डिप्रेशन में जाता है, फिर वो एक्सेप्टेंस में जाता है। तो ये आपकी ग्रीफ थ्योरी है, इसके अंदर भी डिनाइल मोड आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 55 का, डिनाइल। अब बात करते हैं विच लेबोरेटरी टेस्ट विल बी लेस्ट इफेक्टिव। ध्यान रखना, क्वेश्चन को पढ़ना, लीस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए, यानी कि एमआई का पता लगाने के लिए कौन सा डायग्नोसिस सबसे कमजोर साबित होता है, यानी कि उससे पूरी तरह से पता नहीं लगा सकते आप। कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट ऐसा है जो कि लेस्ट इफेक्टिव है, किसके लिए, मायोकार्डियल इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए। तो ध्यान रखना दोस्तों, पहला ऑप्शन है आपका एएसटी, दूसरा है ट्रोपोनिन, तीसरा है सीकेएमपी और दूसरा है मायोग्लोबिन। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसके अंदर ये तीनों ही मार्कर जो बात है, ट्रोपोनोन आई, ट्रोपोनिन आई, सीकेएमबी और मायोग्लोबिन, ये तीनों ही जो है एएमआई को डिनोट करते हैं, एएमआई का डायग्नोसिस के लिए पता लगा देते हैं। लेकिन एएसटी किसी प्रकार का नहीं होता है। एएसटी जो है ये स्पेसिफिक मार्कर नहीं होता है, किसका, एमआई का। एएसटी जो है, सबसे बात करते हैं ये स्पेसिफिक, ये सारे मार्कर क्या होते हैं, ट्रोमा होती है किसी मस्तिष्क के अंदर, ट्रोमा हो गया तब भी देखने को मिलता है। ठीक है, मायोग्लोबिन ज़्यादातर किस में देखने को मिलेगा, मसल जो होती है इसकी मसल डैमेज में देखने को मिलेगा, मसल डैमेज में बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो आंसर कौन सा हो गया इसमें, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, एंटी सेंसिटिविटी टेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, ए लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स असाइन टू द postpartum unit is preparing for an admission Rogam to the postpartum client. Which woman is not candidate for Rogam? देखिए दोस्तों, रोगाम की बात करें, रोगाम क्या है, ये प्रकार, ये क्या है, एनटीडी है, यानी कि एनटीडी लगाया जाता है। यानी कि बात कर लीजिए, आपने देखा होगा एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी, आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी की समस्या होती है जिसके अंदर क्या होता है, बच्चे का ब्लड ग्रुप जो होता है ना, जो बच्चे माँ के गर्भ के अंदर है उसका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है, और माँ का अगर ब्लड ग्रुप, मदर का ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव है, तो बच्चे के पहला बच्चा जन्म हो जाएगा ना, उसके बाद में क्या एंटीबॉडी बना लेती है ये ब्लड ग्रुप माँ के प्रति, जो माँ की ब्लड ग्रुप है ये बच्चे के ब्लड ग्रुप के प्रति एंटीबॉडी बना लेगा, क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और माँ का नेगेटिव है, तो बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। इससे बचाव के लिए आप पहले बच्चे के जन्म के 72 घंटे के अंदर अंदर क्या लगाते हैं, रोगाम एनटीडी लगाते हैं, इंजेक्शन। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि एक पोस्टमार्टम महिला है जिसने अभी बच्चे को जन्म दिया है, कौन सी ऐसा महिला जिसको आरएच रोगाम एनटीडी की आवश्यकता नहीं है। तो पहला प्रश्न, पहला ऑप्शन क्या है आपका, एक ग्रेविडा, एक ऐसी महिला, 3 पैरा एंड दिस इज नेगेटिव विथ आरएच पॉजिटिव बेबी। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक 4th ग्रेविडा महिला है और 3 पैराइटी हो चुकी है उसको, और पैराइटी क्रॉस की है उसने 3 बार, और आरएच नेगेटिव मदर है और आरएच पॉजिटिव बेबी है। दूसरा, एक ग्रेविडा पहली बार मां बन रही है और पहली बार पैराइटी क्रॉस की है और आरएच नेगेटिव महिला है और आरएच पॉजिटिव बेबी है। तीसरा ऑप्शन है कि एक महिला है जो दूसरी बार मां बनी है और एक भी पैराइटी उसने क्रॉस नहीं की और आरएच नेगेटिव है और एडमिटेड आफ्टर ए स्टिल बर्थ बेबी, और एडमिट हुई है स्टिल बर्थ बेबी के बाद में।
फोर्थ ऑप्शन है ग्रेविडा है, फोर्थ ग्रेविडा महिला है, 2 बार पेरिटी क्रॉस हो चुकी है और RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और RH पॉजिटिव बेबी है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। अब ए क्यों होगा मैं आपको बताता हूं, पहले इसको हाईलाइट कर देता हूं कि ए आंसर क्यों होने वाला है। मैंने आपको बताया था कि RH नेगेटिव महिला का ब्लड होना चाहिए और बच्चा RH पॉजिटिव ब्लड होना चाहिए, तो लगभग सब में ही RH नेगेटिव महिला का ब्लड ग्रुप है और पॉजिटिव है बच्चे का ब्लड ग्रुप। अब ए ही आंसर क्यों इसमें हुआ, यही तो ऑप्शन जो है आपको वहां पर कंफ्यूज करते हैं। अब ए आंसर क्यों हुआ? ए आंसर इसलिए सॉरी, ए नहीं, डी आंसर क्यों हुआ? सॉरी, इसको ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया, एक मिनट रुकिए। इसका आंसर क्या होगा? डी। अब इसका आंसर डी क्यों होगा मैं आपको बताता हूं, ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा ये भी बताता हूं। अब लगभग चारों के अंदर ही ब्लड ग्रुप माँ का तो नेगेटिव है और बेबी का क्या है? पॉजिटिव है। तो डी ऑप्शन क्यों इसका आंसर राइट हो सकता है। ए और डी में कंफ्यूजन होता है काफी ज्यादा बच्चों को, ए क्यों नहीं होगा ये बताता हूँ और डी क्यों होगा ये बताता हूँ। ए और बी तो, बी और सी तो बिल्कुल ही क्रॉस कर देना है आपको, क्योंकि पहली ग्रेविडा महिला है, पहली बार माँ बनी है और पहली बार ही बच्चे को पैराइटी क्रॉस की है, तो डेफिनेटली बच्चे की इम्यूनिटी, बच्चे के प्रति क्या है, बच्चे और माँ का ब्लड ग्रुप अलग अलग है, तो फर्स्ट बार है तो इसको तो एंटीडी लगाना ही लगाना है। ठीक है, इसको तो एंटीडी लगाना ही है, तो ये तो राइट ही बिल्कुल। ठीक है, इसको तो करना ही है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी महिला ऐसी है जिसको एंटीडी नहीं लगाना है। ठीक है, यानी कौन सी ऐसी महिला है जो कि रोगाम एंटीडी की आवश्यकता उसको नहीं है। तो ये वाली तो है ही, ये तो गलत गलत हो, ये तो राइट हो गया आंसर, तो इसको तो हटा देंगे अपन। अब बात करते हैं कि डी क्यों होने वाला है। द फर्स्ट एक्सरसाइज दैट शुड डन बाय द क्लाइंट विद मास mastectomy is squeezing the ball। सबसे इंपॉर्टेंट द मंथ ऑफ द आंसर, मदर से द आंसर ए बी सी, ए बी और सी तीनों ही जो है महिलाओं के जो आंसर क्यों होगा, इनको RH रोगाम एंटीडी की आवश्यकता पड़ती है, रोगाम की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? और मदर जो डी है इसको रोगाम इंजेक्शन लगना जरूरी है, क्योंकि IV पैरा महिला है, सबसे बड़ी फोर्थ पेराइटी है उसकी, और 2 बार पेराइटी उसकी चौथी बार माँ बन रही है और 2 बार ही पेराइटी क्रॉस की है उसने सिर्फ। ठीक है, 2 बार ही पेराइटी क्रॉस की है, यानी कि बच्चे के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, बच्चे के लिए खतरा साबित हो रहा है, तभी तो 2 बार पेराइटी क्रॉस कर पाई है। ये तो चौथी बार माँ बनी है, 3 बार तो पेराइटी क्रॉस कर चुकी है, यानी कि माँ बच्चे को कोई खतरा नहीं है, तभी तो 3 बार पेराइटी क्रॉस कर ली है इसने, चौथी बार माँ बनने जा रही है। और ये चौथी बार माँ बन रही है लेकिन 2 बार ही पेराइटी क्रॉस कर चुकी है, तीसरा बेबी जो है वो डाइड हो चुका है, डेथ कर चुका है। तीसरा बेबी जो था वो डेथ कर चुका था, इस वजह से इसको रोगाम एंटीडी की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। ठीक है, ये ध्यान रखें, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अब बात करते हैं द फर्स्ट एक्सरसाइज दैट शुड बी परफॉर्म बाय द क्लाइंट वो हैड मैसेक्टोमी इज। एक पहली एक्सरसाइज कौन सी आपको किसी लेडी को देनी है जिसका अभी अभी ब्रेस्ट रिमूवल हुआ है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वॉकिंग द हैंड अप टू द वॉल, आपने वॉकिंग हैंड अप द वॉल मतलब कि जो दीवार है उस तरफ आप हाथ रख के चलिए। ठीक है, अप द वॉल। ठीक है, अपने हाथ को दीवार की तरफ सहारा लेके चलिए। दूसरा, स्वीपिंग द फ्लोर। तीसरा, कम्बाइंग हर हेयर, कॉम्बिंग हर हेयर मतलब बाल बनाइए और बालों को धोइए, स्वीप कीजिए। और दूसरी बात है कि स्क्वीजिंग द बॉल, जो बॉल है उसको स्क्वीज कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सबसे बेहतर आंसर इसका जो लग रहा है वो क्या लग रहा है? डी। अब डी क्यों लग रहा है? पेशेंट है, ब्रेस्ट कैंसर हुआ था मान लो, तो ब्रेस्ट को निकालना पड़ा, ब्रेस्ट को निकालना पड़ा, तो कौन सी एक्सरसाइज कराना बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा? तो बॉल जो होती है ना, बॉल, ठीक है, स्पंज वाली, उसको स्क्वीज करना पड़ता है हाथ में लेकर। क्यों करना पड़ता है बताता हूं। देखिए, जो फर्स्ट एक्सरसाइज जो होती है ना वो होती है स्क्वीज द बॉल, ये जो होती है आपकी ब्लड सप्लाई को बढ़ाएगी। ठीक है, ब्लड सप्लाई को बढ़ाएगी, ज्यादा मात्रा में जो एक्सिलरी आर्टरी होती है वहां से ब्लड ज्यादा जाएगा और ज्यादा आएगा, तो हीलिंग के लिए ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, द क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर ए टेंशन टेस्ट टू चेक फॉर मस्तीनिया ग्रेविस।
एक टेंसिलॉन टेस्ट होता है, टेंसिलॉन टेस्ट, जो कि मस्तिष्क ग्रेविस में कराया जा रहा है, ठीक है। विच मेडिकेशन शुड केप्ट अवेलेबल ड्यूरिंग दिस टेस्ट, तो इस टेस्ट के कराने के दौरान कौन सी दवा आपको हमेशा अपने पास में रखनी है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ऑप्शन है आपका एट्रोपिन सल्फेट, दूसरा ऑप्शन है फ्रूसेमाइड, तीसरा ऑप्शन है प्रोस्टिगिन और चौथा है प्रोमिथाजीन। तो द आंसर क्या होगा इसका दोस्तों, इसका आंसर होने वाला है ए। अब ए आंसर क्यों होगा मैं बताता हूं। एट्रोपिन सल्फेट जो है काफी इंपॉर्टेंट दवा हो जाती है जब भी आप किसी मस्तिष्क ग्रेविस पेशेंट के अंदर टेंसिलॉन टेस्ट को कर रहे हैं, क्योंकि एंटीडोट होता है ये। क्या होता है? एंटीडोट जो होता है टेंसिलॉन टेस्ट के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोलिनर्जिक क्राइसिस अगर होता है, आपको एस्टल कोलिन का लेवल बहुत ज्यादा गिर गया, कोलिनर्जिक क्राइसिस से बचाव के लिए आप एंटीडोट देते हैं एट्रोपिन सल्फेट, ठीक है। इसलिए आंसर क्या है आपका एट्रोपिन सल्फेट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए क्लाइंट इज शेड्यूल फॉर पैरासिंथेसिस, एक क्लाइंट है जो कि पैरासिंथेसिस हो रहा है उसको। विच इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू द क्लाइंट बिफोर द एग्जाम, एग्जाम से पहले कौन सा आप उसको इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं जिसको पैरासिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। तो यू विल नीड टू ले फ्लैट ड्यूरिंग द एग्जाम, एग्जामिनेशन के दौरान आपको बिल्कुल फ्लैट लेट जाना है, क्या यही कहेंगे। यू नीड टू एम्प्टी योर ब्लैडर, आपको अपना ब्लैडर को एम्प्टी करना होगा प्रोसीजर से पहले, क्या ये कहेंगे। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि यू विल बी एस्लीप ड्यूरिंग द प्रोसीजर, आप प्रोसीजर दौरान सो जाना है आपको, और ये आपको नींद आएगी, बेहोशी होगी। द डॉक्टर विल इंजेक्ट ए मेडिकेशन टू ट्रीट योर इलनेस ड्यूरिंग द प्रोसीजर, मेडिसिन देगा डॉक्टर आपको इस प्रोसीजर के दौरान, ये कहेगा डॉक्टर से, तो या ये कहेगा आप किससे, क्लाइंट से। तो ये जो पैरासिंथेसिस होता है, इसके दौरान जो इंस्ट्रक्शन जो देना होता है किसी पेशेंट को, वो देना होता है कि आप अपने ब्लेडर को एम्प्टी कर लीजिए, क्या कर लीजिए, अपने ब्लेडर जो है इसको एम्प्टी कर लीजिए प्रोसीजर से पहले, ये आपको क्या करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि फ्लूइड जो है आपका ठीक है, इसको बाहर निकालना होता है, पैरासिंथेसिस सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या होता है, पैरासिंथेसिस के दौरान आपको कहना पड़ता है कि ब्लेडर को आप एम्प्टी करके आइए, क्योंकि जब पैरासिंथेसिस के दौरान क्या होता है, आपके जो ब्लेडर है उसको पंचर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। पैरासिंथेसिस के दौरान जो है आपके पेरिटोनियल कैविटी होती है, वहाँ से फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है। लेकिन अगर आपने ब्लेडर को फुल रखा, ब्लेडर को आपने कंप्लीट नहीं किया, तो पेशेंट का जो नीडल है, हम जो पैरासिंथेसिस के लिए डालते हैं, वो नीडल जो है पेरिटोनियम कैविटी के अंदर ना जाकर कहाँ चले, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ना जाकर कहाँ चली जाएगी, ब्लैडर के अंदर चलाएगी, जिससे ब्लैडर जो है रप्चर हो जाएगा। इसलिए पेशेंट को कहा जाता है कि आप ब्लैडर को फ्री करके आइए, खाली करके आइए, ताकि जो इंजेक्शन है, ठीक है, उसको कहाँ लगाया जा सके, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जाया जा सके और ब्लैडर के रप्चर से बचाव किया जा सके। अब बात करते हैं नेक्स्ट, टू इंश्योर सेफ्टी, सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए वाइल एडमिनिस्ट्रिंग ए नाइट्रोग्लिसरीन पैच द नर्स शुड, एक पेशेंट है जिसको नाइट्रोग्लिसरीन पैच लगाया जा रहा है, तो उसको एडमिनिस्टर करते वक्त कौन सी सेफ्टी प्रोसीजर का ध्यान रखना आपको होता है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या आपको ग्लव्स पहनना जरूरी है, क्या आपको उस एरिया को शेव करना जरूरी है जहां पर आपको पैच को अप्लाई करना है, या फिर आपको वॉश करना जरूरी है उस एरिया को सोप से और रिंस विथ हॉट वाटर से रिंस करना है, या फिर आप पैच को बटक्स पे अप्लाई कीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंश्योर सेफ्टी, सेफ्टी पूछा जा रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी तो ग्लव्स ही होगी ना, ग्लव्स पहनना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि खुद को प्रोटेक्ट करना है नाइट्रोग्लिसरीन पैच से, तो नर्स खुद को प्रोटेक्ट कैसे करेगी, ग्लव्स पहन के ही करेगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा ग्लव्स वियर करना है, वेसोडाइलेशन कराता है नाइट्रोग्लिसरीन, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ए 25 ईयर ओल्ड मेल इज बॉट टू द इमरजेंसी रूम, एक 25 साल का व्यक्ति है
जो कि इमरजेंसी रूम में आया है या लाया गया है, किसमें, इमरजेंसी रूम में, विथ ए पीस ऑफ मेटल इन आर आई, उसकी आंख के अंदर एक मेटल का टुकड़ा चला गया है, तो कौन सा नर्स को एक्शन करना बहुत सही रहेगा? पेशेंट आया, इमरजेंसी रूम में आया, आँख को देखा आपने, उसकी आई में एक मेटल का टुकड़ा चला गया है। अब एज ए नर्स कौन सा एक्शन आपका करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, सही हो जाता है इस सिचुएशन में? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। आप किसी मैग्नेट के द्वारा उस ऑब्जेक्ट को खींच लीजिए पकड़ के, क्योंकि भाई मेटल का टुकड़ा है, मैग्नेट से चिपक जाएगा क्या? उसको पकड़ के खींच लीजिए। क्या ये करना सही रहेगा? बिल्कुल गलत बात, ऐसा तो कभी भी नहीं करना है। दूसरी चीज, रिंस द आई थ्रू आउट विथ सेलाइन, आपको लगातार लगातार सेलाइन से उस आग को साफ करना है। अरे भाई साफ ही करते रहेंगे क्या? उसके आगे भी तो करना पड़ेगा ना, कुछ उसको निकालना भी तो पड़ेगा ना। तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। करना है ये, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कवर द आईज विथ पेपर कप्स, पेपर कप्स से आई को कवर कीजिए। तो ये तो बिल्कुल सही लग रहा है भाई, आपको आई को कवर कीजिए ताकि अदर इंजरी ना हो पेपर कप्स के माध्यम से। चौथा, पैच द अफेक्टेड आई ओनली, आप सिर्फ अफेक्टेड आई को ही पैच लगाइए, नहीं दोनों में लगाना है पैच, लगाना भी है तो आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर बिल्कुल सही मुझे लग रहा है। अब देखते हैं यार कि लग क्यों रहा है सही है। पेपर कप होता है ना जो आप ये पीते हैं, इसमें चाय पीते हैं, ऐसे कप से उसको ढक दीजिए, आई को कवर कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि व्यक्ति जो है आँख को क्लोज तो कर पाएगा नहीं, तो कुछ भी चीज़ें उसके आँख के अंदर और चीज़ें जा सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए भी आप उसको कवर करेंगे। कवरिंग करना जरूरी है दोनों आई का, एक आई का नहीं, दोनों आँख को कवर करना है, ताकि किसी प्रकार का कोई मूवमेंट जो है आई नहीं कर सके, ठीक है? और देन जो है ना, और किसी ऑब्जेक्ट को बाहर तो निकालना नहीं है, रिमूव तो करना ही नहीं, बिल्कुल। क्यों नहीं करना है? क्योंकि भाई और भी उसको अफेक्ट हो सकती है आँख। और रिंस आंसर करना भी नहीं है बिल्कुल। और ये जो है अफेक्टेड आई को, एक ही आँख को कवर तो करना नहीं, दोनों को करना है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत था, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक है? चलिए, द फिजिशियन हैज ऑर्डर्ड सोडियम वार्फरीन फॉर द क्लाइंट विथ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, द नर्स शुड एंटर टू एडमिनिस्टर द मेडिकेशन। एक पेशेंट है जिसको सोडियम वार्फरीन चल रही है, ऑर्डर दी है, पेशेंट को बोला है कि देने के लिए ऑर्डर किया है डॉक्टर ने, ठीक है? जिसको क्या हुआ है? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हुआ है। अब वार्फरीन क्या है? एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट है, ठीक है? और वार्फिन का एंटीडोट क्या है? विटामिन के, ठीक है? तो वार्फिन को किस नाम से बोला जाता है? जैसा कि दिया हुआ है, कोमेडिन। कौन से पेशेंट को चल रही है? थ्रोम्बो फ्लीबाइटिस, ठीक है? तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस वाले पेशेंट को वार्फिन चल रही है ताकि क्लॉट ना बने, एंटीकोगुलेंट दवा है। तो मेडिकेशन कितनी देनी है उसको? द ऑर्डर क्या होना चाहिए मेडिकेशन का, कितनी मात्रा में होना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान रहे दोस्तों, सोडियम वार्फरिन जो है आपको कहाँ कब देनी पड़ती है? लेट आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून में देनी होती है, यानी कि शाम के वक्त। अप्रोक्सीमेटली 1700 होगा, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये 1700 है ना, 1700, ये 17, 17 कब बजते हैं? 5 बजे इवनिंग में। ये है, ये कब देना चाहिए इस मेडिकेशन को? तो इस मेडिसिन को आपको देना चाहिए 17 आवर्स, मतलब कि 5 बजे, ठीक है? चलिए, ये जो क्या करेगा, एक्यूरेट ब्लीडिंग टाइम को एक्यूरेट पता लगाने के लिए मदद करेगा ये, ठीक है? तो ये 1700 क्या है आपको? 17 मतलब स्टेशन में लिखा रहता है ना, 24 घंटे का समय दिखाता है, तो 17 मतलब 5 बजे देना होता है शाम को, इस मेडिकेशन को देना सही रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, द सीजोफ्रेनिक क्लाइंट हैज बिकम डिसरप्टिव एंड रिक्वायर्स एक्सक्लूजन,
विच स्टाफ मेंबर कैन इनिशिएट एक्सक्लूजन। एक सीजोफ्रेनिक क्लाइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, एक सीजोफ्रेनिक क्लाइंट है, वो बहुत डिस्टर्प्टिव हो रहा है और उसको क्या हो रहा है, उसको क्या हो रहा है, एक्सक्लूजन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सक्लूजन हो रहा है। तो विच स्टाफ मेंबर कैन इनिशिएट एक्सक्लूजन। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक्सक्लूजन मतलब क्या होता है। एक्सक्लूजन मतलब होता है किसी पेशेंट को दूसरे लोगों से अलग रखना, ठीक है, प्राइवेट में रखना। तो कौन सा व्यक्ति जो है उस पेशेंट को अलग लेकर जाएगा, रखेगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट को। या फिर वो पेशेंट जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्प्टिव हो रहा है, मतलब कि तोड़ फोड़ कर रहा है ज़्यादा, तो कौन सा स्टाफ जो है उसको प्राइवेट में लेकर जाएगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या सिक्योरिटी गार्ड लेकर जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। या फिर कोई नर्स काम करिए वो लेकर जाएगी? जी बिल्कुल लेकर जाएगी। लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स नहीं। नर्सिंग असिस्टेंट भी नहीं लेकर जाएगी, ध्यान रखना। इनिशिएट कौन करेगी, इंस्टीट्यूट का एक्सक्लूजन कौन करेगी? वो करेगी रजिस्टर्ड नर्स। रजिस्टर्ड नर्स ओनली वन जो है जो लीगली बिल्कुल करेक्ट है एक्सक्लूजन करने के लिए। ये एक ऐसी हेल्थ वर्कर होती है जो एक्सक्लूजन को डॉक्टर के बाद में करती है, इसलिए सी ऑप्शन जो, बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट होता है इस प्रश्न को देखते हुए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। द क्लाइंट इज एडमिटेड विद क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। एक पेशेंट जिसको क्या हुआ है, COPD हुआ है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसके अंदर क्या हो रहा है, आपका ब्लड pH 7.36 है और CO2 का लेवल 45 है और ऑक्सीजन का लेवल 84 है। ध्यान रखना, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। HCO3 का लेवल 28 है। द नर्स वुड असेस द क्लाइंट टू बी इन। नर्स क्या असेस करेगी कि क्लाइंट के क्या हो रहा है, ये असेस क्या करेगी। तो ध्यान रखना, पहला ऑप्शन है कि अनकम्पनसेटेड एसिडोसिस है, दूसरा है कंपनसेटेड एसिडो एल्कलोसिस है, तीसरा है कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और चौथा है अनकम्पनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर, बिल्कुल अच्छी तरह से बताऊंगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। एक क्लाइंट है जिसको COPD हुआ है, यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। इसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। क्यों कम हो रहा है कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, पल्मोनरी डिसीज मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में व्यक्ति ले नहीं पा रहा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जा रहा है इसके कंपेरिजन में। तो ये होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जिसके अंदर CO2 का लेवल बढ़ता है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। तो कौन सी चीज होगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो क्या है इसके अंदर। अब भाई ऑक्सीजन जब कम होगा, CO2 बढ़ेगा, तो हाइड्रोजन आयन भी बढ़ेंगे। हाइड्रोजन आयन बनेंगे तो क्या होगा, एसिडोसिस होगा। और कौन सा एसिडोसिस होगा, रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहाँ है इसमें, ये रहा। तो ये आंसर हो जाएगा। अब कंपनसेटेड क्यों हुआ, कंपनसेटेड इसलिए हुआ, पीएच नॉर्मल और CO2 एबनॉर्मल की तरफ जा रही है, 45 है तो ज़्यादा की तरफ जाएगी, पक्का जाएगी। और ऑक्सीजन जो है ये सॉरी HCO3 जो है वो भी 28 है। तो कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस इसका आंसर होने वाला है। ध्यान रखिएगा, क्या हो रहा है COPD के अंदर, कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या हो रहा है, कंपनसेटेड मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक सॉरी मेटाबॉलिक नहीं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्या हो रहा है, क्रोनिक एसिड बेस डिसऑर्डर होता है जो कि मेटाबॉलिक सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, इसके अंदर CO2 को लेवल ज़्यादा हो रहा है और pH जो है लगभग नॉर्मल रेंज में आ गई है, नॉर्मल रेंज में ही है 7.35 से 45। ठीक है, एसिडोसिस हो चुका है। ठीक है, 7.35 से 7.45 आपका नॉर्मल pH रहेगा, लेकिन वो pH जो है नॉर्मल लेवल में है 7.36 है। ठीक है,
पीएस पीओस वो जो CO2 का लेवल है 45 पहुंच गया, मतलब कि आगे की तरफ जा रहा है ये, तो ये आपके एबनॉर्मल में काउंट होगा, ध्यान रखना। और जो है बाइकार्बोनेट का लेवल है ये 26 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 28 पहुंच गया है, तो 22 से लेकर 28 मानते हैं। वैसे ये भी अपनी बॉर्डर एरिया पे, मतलब ये भी बढ़ रहा है, मतलब कि पीएच नॉर्मल, बाकी जब एबनॉर्मल हो रहा है तो इसको बोलते हैं कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या बोलते हैं? कंपनसेटेड, सॉरी कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, मेटाबॉलिक नहीं होगा। रेस्पिरेशन से बात कर रहे हैं तो एसिडोसिस होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर? ये हो जाएगा पीएच नॉर्मल है, बाकी सब एबनॉर्मल की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, द नर्स इज असेसिंग द क्लाइंट रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम द सर्जरी। एक क्लाइंट है जिसको नर्स देख रही है, जो अभी अभी सर्जरी से लौटा है। द नर्स इज अवेयर डेट द बेस्ट वे टू असेस पेन। नर्स को अवेयर होना चाहिए कि पेन को पता लगाने के लिए वो क्या करेगी। एक पेशेंट है, अभी अभी सर्जरी से लौटा है, तो नर्स को उसके पेशेंट के पेन का पता लगाना है। पेन का पता कैसे लगा सकते हैं? देख के तो पता नहीं लगा सकते, एक्सप्रेशन के द्वारा पता लगा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है कि ब्लड प्रेशर से पता लगा सकते हैं क्या आप? टेम्परेचर से पता लगा सकते हैं कि नहीं? आप आस्क करना है क्लाइंट को कि आपको किस प्रकार का पेन है, 0 से लेकर 5 की रेटिंग में बताइए। ज़्यादा दर्द है तो 5 में आ जाएगा, उससे कम है तो 4 में आ जाएगा, उससे कम है तो 3 में, उससे कम है तो 2 में, और उससे कम है तो 1 में। बिल्कुल दर्द नहीं है तो 0 रेटिंग देगी। तो रेटिंग के माध्यम से पता लगा लेंगे, बिल्कुल सही। फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से पता लगा सकते हैं, लेकिन बेटर तरीके से बता नहीं पाएगी क्योंकि वो सर्जरी से आई है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। और आस्क द क्लाइंट, उसको बोलना है कि पेन हो रहा है क्या आपको, तो ये कैसे पता लगाएंगे कि इंटेंसिटी क्या है? बेस्ट वे कौन सा हो सकता है आपका? बी ही होगा इसके आंसर, राइट आंसर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इससे पता लगाएंगे आप पेशेंट के पेन का, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेशेंट को बोलना पड़ेगा कि आप स्केल के माध्यम से पता लगाइए कि किस लेवल के, किस तीव्रता का पेन हो रहा है। अब बात करते हैं, द नर्सिंग इज प्रैक्टिस नर्स इज पार्टिसिपेटिंग इन डिस्चार्ज टीचिंग फॉर द पोस्ट पार्टल क्लाइंट। एक नर्स है जो डिस्चार्ज टीचिंग के अंदर डिस्चार्ज टीचिंग दे रही है, किसी पेशेंट को पार्टिसिपेट कर रही है डिस्चार्ज टीचिंग के अंदर। कौन से पेशेंट को डिस्चार्ज टीचिंग दे रही है? पोस्ट पार्टल क्लाइंट, जो कि पोस्ट पार्टम वाले क्लाइंट है। द नर्स इज अवेयर डेट द इफेक्टिव मीन्स ऑफ मैनेजिंग डिस्कम्फर्ट एसोसिएटेड विद एपिस्टोमी आफ्टर डिस्चार्जेज। तो नर्स को ध्यान रखना है कि एपिस्टोमी के बाद में किस प्रकार से इफेक्टिव मैनेजमेंट हो सकता है जो पेशेंट एपिस्टोमी से गुजरा है, उसके लिए कौन सी दवा लेना या फिर कौन सी चीज़ को करना आवश्यक होता है एपिस्टोमी होने के बाद में। तो ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रोमेथाजीन, एस्पिरिन, सिट्स बाथ या फिर आइस पैक। ध्यान रखना, आपको हमेशा सिट्स बाथ के लिए बताना है। क्यों बताना है? क्योंकि सिट्स बाथ जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, किसके लिए? एक तो स्वेलिंग को कम करता है, ठीक है, और क्या करता है ये? इम्प्रूव करता है ब्लीडिंग को, इम्प्रूव करता है ब्लीडिंग को, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइस पैक्स का इस्तेमाल तो आप इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी करेंगे ताकि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो। क्या करेंगे? आइस पैक का इस्तेमाल इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी करेंगे, जैसे कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, इसलिए बेहतर आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। एस्पिरिन तो देनी ही नहीं है बिल्कुल, क्रॉस प्रोमेथाजिन भी नहीं देनी है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की 68। विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑपरेटिव डाइट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द क्लाइंट वो हैज ए हेमरोइडेक्टमी। एक पेशेंट है जिसको हेमरोइड्स हो रहे थे, जिसको आप हिंदी में कहते हैं बवासीर, जिसमें ब्लड वेसल्स क्या होती है? डायलेट हो जाती है, ठीक है। एक पेशेंट है जिसकी सर्जरी हुई है, किसकी? हेमरोइड्स की, हेमरोइड को बाहर निकाल दिया, हेमरेक्टोमी हो चुकी है उसकी। तो पोस्ट ऑपरेटिव डाइट कौन सी देंगे? ऐसे पेशेंट को कौन सी डाइट रखते हैं? तो ध्यान रखना, ऐसे पेशेंट को हमेशा करेंगे अपन डाइट देंगे फाइबर डाइट, लोअर टिश्यू डाइट, ब्लेंड डाइट या क्लियर लिक्विड। तो हमेशा ध्यान रखना, अभी भी पेशेंट आया है सर्जरी से, क्लियर लिक्विड पिलाना है उसको और कुछ नहीं देना, क्लियर लिक्विड देना है उसको हमेशा, ये ध्यान रखना। सर्जरी के बाद में क्लियर लिक्विड डाइट देना होता है और रेगुलर डाइट देनी होती है, रेगुलर डाइट भी देनी होती है, ठीक है। क्लियर लिक्विड डाइट नहीं होती है। स्टूल सॉफ्टनर जो है ये भी इंक्लूड करना है, स्टूल सॉफ्टनर
ठीक है, इसको भी इंक्लूड करना है बाद में। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात, ताकि क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन से बचाव कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन से रोकता है ये। ठीक है, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, क्लियर लिक्विड डाइट आपको देनी होती है सर्जरी के जस्ट बाद। अब बात करते हैं नेक्स्ट, फिजिशियन इज ऑर्डर्ड फॉर ए कल्चर फॉर द क्लाइंट विथ सस्पेक्टेड गोनोरिया। एक फिजिशियन है जिसको गोनोरिया हुआ है, उसका ब्लड कल्चर कराने के लिए भेजा है, या फिर जो स्पेसिफिन है उसका कल्चर कराने के लिए ऑर्डर किया है फिजिशियन ने। द नर्स शुड ऑप्टेन विच टाइप ऑफ कल्चर, और ध्यान रखना जो पेशेंट है जो गोनियरा का है उसको ब्लड कल्चर नहीं होगा, नेजो फेरेंगल कल्चर सिक्रेशन नहीं, स्टूल का भी नहीं करना है, जेनेटल सिक्रेशन का कल्चर कराना है इसके अंदर। जैसे ब्लड कल्चर होते हैं, बहुत सारे कल्चर होते हैं ना, लेकिन ये क्या है, गोनोरिया है, तो गोनोरिया के अंदर जो जेनेटल एरिया होता है वहाँ पर इन्फेक्शन होता है, इसलिए जेनेटल सिक्रेशन आपको लेना है, उसका कल्चर कराना है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करानी है, कल्चर कराना है उसका, तो इससे पता चलेगा आपको किसके बारे में, किस प्रकार का वो इन्फेक्शन है। गोनोरिया का पता लगाने के लिए जेनेटल सिक्रेशन लेते हैं, उसका कल्चर कराते हैं, इसलिए राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, द नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट विथ सेरेब्रल पॉल्सी। एक नर्स है, क्लाइंट की केयर कर रही है जिसको क्या हुआ है, सेरेब्रल पॉल्सी हुई है, पैरालिसिस हुआ है उसको। तो नर्स शुड प्रोवाइड फ्रीक्वेंट रेस्ट पीरियड्स, बिकॉज नर्स को उस पेशेंट को फ्रीक्वेंट रेस्ट पीरियड देने हैं, क्यों देने हैं ये आपको बताता हूँ। ऑप्शन कौन से है, ग्रीमिसिंग एंड राइटनिंग मूवमेंट डिक्रीज द विथ रिलैक्सेशन एंड रेस्ट, रेस्ट कराने से ग्रीमिसिंग और राइटिंग मूवमेंट्स कम हो जाते हैं। दूसरी चीज, बी ऑप्शन कह रहा है कि रेस्ट करना क्यों आवश्यक है, हाइपो एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स बिकम मोर एक्टिव विथ रेस्ट। आप जितना ज़्यादा रेस्ट कराएंगे पेशेंट को उतने ज़्यादा जो है डीप टेंडन रिफ्लेक्स होंगे वो कम होंगे। नहीं दोस्तों, ये कोई ऐसा जरूरी नहीं है। स्ट्रेच रिफ्लेक्स आर इंक्रीज विथ रेस्ट, नहीं, रेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है स्ट्रेच रिफ्लेक्स से। फाइन मोटर मूवमेंट आर इम्प्रूव्ड, सोने से मोटार मूवमेंट में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। ऑप्शन कौन सा राइट है आपका, आपका ऑप्शन है ए राइट होने वाला है। अब ए राइट क्यों होगा, क्योंकि आप, एक होता है कलर, ग्रीमिसिंग और राइटिंग मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा सही होने वाले हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंट रेस्ट पीरियड जो होती है वो, सॉरी, जब फ्रीक्वेंट मूवमेंट्स करने से क्या होता है, फ्रीक्वेंट रेस्ट करने से क्या होता है, जो टेंस मसल जो होती है ना, टेंस मसल ही रिलैक्स रिलैक्स होगी, टेंस मसल में रिलैक्स होगी, और इससे की क्या करते, इससे क्या हो सकता है, एनर्जी जो होगी वो बची हुई रहेगी, क्या रहेगी, एनर्जी बची हुई रहेगी, और टेंस मसल में रिफ्लेक्शन होगा तो सेरेब्रल पाल्सी की समस्या को थोड़ा निदान मिलेगा, इसलिए ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। द नर्स इज मेकिंग असाइनमेंट्स ऑफ द डे, एक नर्स है जो कि असाइनमेंट बना रही है उस दिन के। विच क्लाइंट शुड बी असाइंड टू द नर्सिंग असिस्टेंट, तो एक नर्स है उसको असाइनमेंट बनाने हैं दिन के। द विच क्लाइंट शुड बी असाइंड टू द नर्सिंग असिस्टेंट, कौन जिम्मेदार होती है नर्सिंग असिस्टेंट को जो है, कौन से क्लाइंट की जो है असाइनेशन जरूरी है नर्सिंग असिस्टेंट को देनी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो क्या वो अल्जाइमर डिसीज का पेशेंट है, बिल्कुल हो सकता है। निमोनिया का इतना ज़रूरी नहीं है, अपेंडिसाइटिस इतना ज़रूरी नहीं है, थ्रोम्बोफाइलाइटिस इतना ज़रूरी नहीं है। ये ध्यान रखना, असाइनमेंट आपको देना है किसी पेशेंट का, वो अल्जाइमर डिसीज का हो सकता है, क्योंकि अल्जाइमर डिसीज एक प्रकार का क्या है, स्टेबल क्लाइंट है। ये सब तो अनस्टेबल हो सकते हैं ना, ये तो अनस्टेबल क्लाइंट है, और ये क्या है, स्टेबल क्लाइंट है। ठीक है, ये क्या है, स्टेबल क्लाइंट है, तो इसलिए इस पेशेंट को नर्सिंग असिस्टेंट को असाइनमेंट देना जरूरी है। ऐसा पेशेंट जो कि अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सकता है, फीडिंग, खाना खा सकता है, एक्टिविटीज़ दे सकता है, डेली लिविंग की एक्टिविटीज़ कर सकता है, इसलिए नर्सिंग असिस्टेंट को इसका असाइनमेंट देना सही रहेगा।
जिम्मेदारी देना ऐसा होता है, ठीक है। बाकी सबको नर्सिंग ऑफिसर ही करेगी असाइनमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, क्लाइंट विद कैंसर डेवलप जीरोस्टमिया। क्लाइंट है, इसको जीरोस्टमिया हो चुका है, तो नर्स कैन हेल्प एलिवेट द डिस्कम्फर्ट एसोसिएटेड विद जीरोस्टमिया। क्वेश्चन पूछ रहा है, एक पेशेंट है जिसको क्या हो चुका है, जीरोस्टमिया हो चुका है, तो कौन सी चीज खिलाने की वजह से या कौन सी चीज मतलब ये पूछ रहा है कि एक पेशेंट है जिसको क्या हुआ है, जीरोस्टमिया हो चुका है, ठीक है। अब एक क्लाइंट विद कैंसर डेवलप जीरोस्टमिया, एक क्लाइंट को कैंसर डेवलप्ड हो गया है, कैंसर वाला है जिसको जीरोस्टमिया डेवलप हो चुका है। द नर्स कैन हेल्प एलिवेट द डिस्कम्फर्ट एसोसिएटेड विद डिस्कमिया हिट। तो नर्स क्या चीज करेगी जिससे कि जो डिस्कम्फर्ट होता है, ठीक है, जीरोस्टमिया होने की वजह से, उसके अंदर क्या है, निदान मिल सके, आराम मिल सके। जीरोस्टमिया में मतलब क्या होता है, ये एक प्रकार की ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर माउथ जो है आपका बिल्कुल सूख जाता है, गला सूख जाता है, ड्राई माउथ हो जाता है। और ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो सेंसेशन होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं, और सलाइवा जो होता है ना वो कम होने की वजह से माउथ जो है पूरा ड्राई हो जाता है, ठीक है। ये ज़्यादातर देखने को मिलता है ऐसे पेशेंट में जो कि कीमोथेरेपी वाले चल रहे हैं, या फिर बात की जाए रेडिएशन थेरेपी वाले पेशेंट के अंदर ज़्यादा देखने को ये मिलता है। अब नर्स पूछ रही है कि कौन सी चीज़ करनी चाहिए जो कि उससे होने वाले डिस्कम्फर्ट को कम कर सके, नर्स क्या करेगी उसके लिए। तो ध्यान रखें दोस्तों, इसके लिए नर्स क्या करेगी, सबसे इंपॉर्टेंट सलाइवा का सब्सटीट्यूट देगी, क्योंकि सलाइवा तो क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, बॉडी में अंदर डेवलप नहीं हो पा रहा, तो सलाइवा के को सब्सटीट्यूट देगी, सलाइवा को बनाने की कोशिश करेगी, तो इसलिए कोई सब्सटीट्यूट देने की मदद करेगी वो, ठीक है। इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, होम हेल्थ नर्स इज मेकिंग प्रिपरेशन फॉर मॉर्निंग विजिट। एक होम हेल्थ नर्स है जो कि प्रिपेयर कर रही है, किसका, होम विजिट का प्रिपेयर कर रही है, मॉर्निंग में प्रिपरेशन कर रही है कि भाई इसको मॉर्निंग विजिट करनी है पेशेंट की। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट शुड बी नर्स विजिट फर्स्ट। तो कौन से क्लाइंट की विजिट सबसे पहले करेगी नर्स, ये पूछा जा रहा है। ऐसा क्लाइंट जिसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है क्या उस, और ट्यूब लगी हुई है, ट्यूब भी फीडिंग देते हैं, क्या इसके पास सबसे पहले जाएगी मॉर्निंग में। एक क्लाइंट विद कंजस्टिव हार्ट फेलियर, एक क्लाइंट है जिसको कंजस्टिव हार्ट फेलियर हुआ है ना, और वो नाइट टाइम में कह रहा है कि मुझे सांस नहीं आ रहा, क्या इसके पास सबसे पहले जाएगी मॉर्निंग में। अब थर्ड ऑप्शन, एक क्लाइंट है जिसको थोरेकोटॉमी हुआ है 6 महीने पहले, या फिर एक ऐसा क्लाइंट जिसको पार्किंसन डिसीज हुई है उसके पास जाएगी। तो होम विजिट के लिए, मॉर्निंग विजिट के लिए होम हेल्थ नर्स सबसे पहले प्रायोरिटी रखेगी कौन से पेशेंट की, वो ध्यान रखना है, वो है आपका कंजस्टिव हार्ट फेलियर पेशेंट, क्योंकि एयरवे के अंदर दिक्कत आ रही है। कंजस्टिव हार्ट वाला फेलियर वाला पेशेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि इसके अंदर जो है डिस्नी की कंडीशन भी आ रही है और कंप्लेन कर रहा है नाइट टाइम से ही, रात से ही। तो सबसे पहले इसके पास जाके इसको स्टेबल करना है और उसके बाद में और दूसरे पेशेंट के पास जाना है, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी होती है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, क्लाइंट विद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। ग्लोमेरुलस कैविटी के अंदर क्या हो चुका है, ग्लोमेरुलस के अंदर इन्फ्लामेशन हो चुका है, और उस पेशेंट को क्या है, लो सोडियम डाइट पे रखा गया है, यानी कि नमक कम देना है, मतलब नो सोडियम डाइट देनी है, सोडियम की मात्रा कम देनी है, उस पर रखा गया है। तो कौन सा स्नैक्स जो है सुटेबल होगा ऐसे पेशेंट के लिए जिसके अंदर नमक कम होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या पीनट बटर देना है आपको, बताइए दोस्तों, पीनट बटर तो कभी देना ही नहीं है। चीज़ सैंडविच के अंदर भी नमक होता है, कॉटेज चीज़ के अंदर तो नमक होता ही है, फ्रेश पीच के अंदर कभी ज़्यादा नमक नहीं होता है, ध्यान रखना। इसलिए कौन सा आप देंगे इसको, फ्रेश पीच देंगे, ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि लो सोडियम डाइट कौन से वाले स्नैक्स में रहती है, तो वो है आपकी फ्रेश पीच, जिसके अंदर सोडियम की मात्रा बहुत से कम रहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट, ड्यू टू हाई ड्यू टू हाई सेंसेस it is been necessary for the number of the client to be transferred to the other units, which hospital which use
सबसे पहले आपको बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे पूछेंगे कि भाई फ्री स्पीच होता क्या है। ठीक है, तो एक तरीके से क्या होता है, एक बात करें तो ये अपने जो एप्पल रहता है ना, उसकी तरह होता है लगभग ये। ठीक है, आपने खाया होगा कभी, एप्पल की तरह देखने में मिलता है। ठीक है, इंडिया के अंदर पाया जाता है, इंडिया के अंदर पाया जाता है। आप ये राजस्थान वाली एरिया में तो कम ही देखने को मिलेगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ज़्यादा देखने को मिलता है, हिमाचल वाला, उत्तर पंजाब, दिल्ली, इस साइड ज़्यादा देखने को मिलता है। ये बिल्कुल आता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कि भाई क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछा जा रहा था 75 वाला कि सर बताइए कि एक हाई सेंसस के दौरान नेसेसरी होना चाहिए क्लाइंट को ट्रांसफ़र करना अदर यूनिट्स के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, विच क्लाइंट शुड बी ट्रांसफर्ड इन द पोस्टमार्टम यूनिट। तो कौन से क्लाइंट को पोस्टमार्टम यूनिट के अंदर ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो जो बेस्ट क्लाइंट होता है जिसको पोस्टमार्टम यूनिट के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहिए, वो है आपका 40 साल की फीमेल जिसको हाइपरेक्टोमी हुई है, हिस्टेक्टोमी हुई है, सॉरी, हिस्टेक्टोमी मतलब कि रिमूवल ऑफ यूट्रस। जो नर्स होती है जो पोस्टमार्टम यूनिट के अंदर है, उसको अवेयर होना चाहिए कि नॉर्मल अमाउंट में ब्लीडिंग जो है वो होती है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में ब्लीडिंग पीपीएच कॉज करा सकती है, ये ध्यान रखना है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट केस है इस वजह से। तो दोस्तों ये थे हमारे 25 क्वेश्चन जो लगभग पूरे हो चुके हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये चीज़ मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा अगर आपको पसंद आई ये क्लासेस। फिर सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है साइड में, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जो कमेंट जरूर कर दीजिएगा प्यारा सा। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल, इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, वहाँ जाकर हमको फॉलो करें ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। अभी तक किसी ने पी आर यादव सीरीज़ नहीं देखी है तो पी आर यादव को भी हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है पूरा, और उसके अंदर 126 क्लासेस डाली हुई है, पी आर यादव पूरी सॉल्व करा रखी है, वहाँ पर जाकर पी आर यादव पढ़ लीजिएगा। साथ में हमारे जो थ्योरी कोर्स है वो भी चल रहा है, जिसमें ओबीजी क्लासेस चल रही है, वो भी मैं लाता रहता हूँ, तो वो भी देख लीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय